हेलो दोस्तों। आई होप मेरी आवाज़ एकदम से क्लियर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और उसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल में बातें करेंगे। तो हिस्ट्री, इतिहास की बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत समय ऐसा होता है कि हम उस सब को स्मरण नहीं रख पाते हैं। और इसका जो कारण मैंने समझा है अभी तक, वो ये है कि हम इतिहास की गहराई तक नहीं जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि भारत में जो 1958 के बाद जो वायसराय बनाए गए थे, जो क्राउन राज्य था इंग्लैंड में उसके द्वारा, तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती है। हमें ये याद नहीं रहता है कि कौन सी घटना कब हुई थी, और अगर हमें याद रह जाता है तो वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए याद रहता है। इसका एक ही कारण मेरे हिसाब से लगता है। इसका यह कारण नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। इसका कारण ये है कि हम गहराई तक उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और समझ के खुद को कनेक्ट करना किसी लेवल पे, अगर हम कनेक्ट कर पाते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो सपोज अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं, तो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मे बी आपको किसी तरीके से समझ आता हो, लेकिन जो मैं अपने साथ की जो घटना बताता हूँ कि मैंने हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, यूट्यूब में इंटरव्यूज़ देखे थे तो टॉपर्स के, लेकिन मैंने एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें चीज़ों से कनेक्ट होना पड़ेगा अगर हमें उनको याद रखना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत बार पढ़ी है, और मुझे उनका भी सिर्फ 10% याद है, लेकिन जिन चीज़ों के साथ मैं कनेक्ट कर पाया हूँ, वो चीज़ें मुझे अभी भी याद है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हिस्ट्री में। अभी हिस्ट्री के बारे में ही बात करते हैं। हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है हमें। अगर हम उस डेप्थ में उतर जाते हैं तो हमें नीचे की चीज़ों का आभास होता है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना कुएं में उतरने जैसा ही है। आप जितना नीचे जाते जाओगे आपको उतना एक्सपीरियंस होता जाएगा, और यही रियलिटी है। और दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री जो इतिहास है उसको आज के दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते हैं। चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं। तो हिस्ट्री को अगर समझना है तो पहले आपको डेप्थ में उतरना ही पड़ेगा। और अगर हम डेप्थ में नहीं उतरते हैं तो मेरा विश्वास कीजिएगा कि वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी हमें।
इसलिए हम मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड और उसके लिए मेरे पास बुक भी है। ये वाली जो बुक है मैं इसी बुक से पढ़ा, सत्य के प्रयोग, ये 1922 तक इसमें लिखा है महात्मा गांधी ने, और ये बुक खुद महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। और 1915 से लेके, हालांकि इस बुक में डिटेल महात्मा गांधी के जन्म से है। मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ लिया है। एंड मुझे महात्मा गांधी की जो व्यक्तित्व था उसके बारे में जानने का ज़्यादा अवसर मिला है। तो हम इस बुक से स्टडी करेंगे। और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि पहले एक ऑथेंटिक सोर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ ले लेते हैं तो फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में। तो नवजीवन और यंग इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। एक और तो यह शांति रक्षा का आंदोलन, उसकी गति कितनी ही धीमी क्यों ना हो, चल रहा था, और दूसरी ओर सरकार की दमन नीति पूरे जोर से चल रही थी। पंजाब में उसके प्रभाव का साक्षात्कार हुआ। वहाँ फौजी कानून यानी नादिर शाही शुरू हुई। नेता धरे गए, मुख्य अदालतें अदालतें नहीं थी, बल्कि एक गवर्नर का हुक्म बजाने का साधन बनी हुई थी। उन्होंने बिना प्रमाण और शहादत के सजाएं दी। फौजी सिपाहियों के ने निर्दोष आदमियों को कीड़े की तरह पेट के बल रेंगाया। इसके सामने जलियांवाला बाग का कत्ले आम तो मेरी नज़र में किसी गिनती में नहीं था। यद्यपि लोगों का और दुनिया का ध्यान तो इस नरमेघ ने ही खींचा था। पंजाब में चाहे जैसे भी प्रवेश हो करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया। मैंने वायसराय को पत्र लिखा, तार दिया, पर अनुमति नहीं मिली। बिना अनुमति के जाऊं तो अंदर तो जा नहीं सकता था, किंतु केवल सविनय कानून भंग करने का ही संतोष प्राप्त कर सकता था। इस धर्म संकट में मेरा कर्तव्य क्या है, यह विकट सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। मुझे लगा कि मैं मनाही की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रवेश करूं तो यह सविनय कानून भंग नहीं माना जाएगा। शांति की जो प्रतीति मैं चाहता था वह भी मुझे नहीं हुई थी। पंजाब की नादिर शाही ने लोगों को और उत्तेजित कर दिया था। ऐसे समय में मेरा कानून भंग करना मुझे जलती आग में घी डालना प्रतीत हुआ, और मैंने सहसा पंजाब में प्रवेश करने की सलाह को स्वीकार नहीं किया। यह निर्णय मेरे लिए कड़वा था,
प्रतिदिन पंजाब से अन्याय के समाचार आते थे और प्रतिदिन मुझे उन्हें सुनना और दांत पिसकर रह जाना पड़ता। इतने में मिस्टर हार्नीमैन को, जिन्होंने क्रॉनिकल को एक प्रचंड शक्ति बना दिया था, जनता को बेखबर रखकर सरकार चुरा ले गई। इस चोरी में जो गंदगी थी, उसकी गंध मुझे अब तक आया करती है। मैं जानता हूं कि मिस्टर हार्नीमैन अराजकता नहीं चाहते थे। मैंने सत्याग्रह समिति की सलाह के बिना पंजाब सरकार के आदेश का उल्लंघन किया। यह उन्हें नहीं रुचा था। सविनय कानून भंग को मुलतवी रखने में उनकी पूरी सहमति थी। उसे मुलतवी रखने का इरादा मैं जाहिर करूं, इसके पहले ही मुलतवी रखने की सलाह देने वाला उनका पत्र मेरे नाम रवाना हो चुका था और वह मेरा इरादा जाहिर हो चुकने पर मिला। इसका कारण अहमदाबाद और मुंबई के बीच का फासला था, अतः उनके देश निकाले ने मुझे जितना आश्चर्य हुआ उतना ही दुख था। इस घटना के बाद क्रॉनिकल के व्यवस्थापकों ने उन्हें उसके चलाने का जिम्मा मुझ पर डाला। मिस्टर बरेलवी तो थे ही, इसलिए मुझे कुछ अधिक करना कराना नहीं रहता था। फिर भी मेरे स्वभाव के अनुसार मेरे लिए यह जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो गई थी, पर मुझे वो जिम्मेदारी ज़्यादा दिन नहीं निभानी पड़ी। सरकार की मेहरबानी से क्रॉनिकल बंद हो गया। जो क्रॉनिकल की व्यवस्था में करता धरता थे, वही उमर सुबहानी और शंकर लाल बैंकर यंग इंडिया की व्यवस्था पर भी देखरेख करते थे। इन दोनों ने मुझे यंग इंडिया की जिम्मेदारी लेने की सलाह दी। क्रॉनिकल के अभाव की थोड़ी बहुत पूर्ति होने के विचार से यंग इंडिया को हफ्ते में एक बार के बजाय 2 बार निकालना उन्हें और मुझे ठीक लगा। लोगों को सत्याग्रह का रहस्य समझाने का मुझे चाव था। पंजाब के बार में मैं कुछ और न सही तो उचित आलोचना तो कर ही सकता था, और उसके पीछे सत्याग्रह की ताकत विद्यमान है, इसका पता तो सरकार को था ही। इससे इन मित्रों की सलाह मैंने स्वीकार कर ली। पर अंग्रेजों के द्वारा जनता को सत्याग्रह की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? गुजरात मेरे कार्य का मुख्य क्षेत्र था। भाई इंदुलाल यागी के समय इसी मंडली में थे। उनके हाथ में मासिक नवजीवन था। उसका खर्च भी उक्त मित्र पूरा करते थे। यह पत्र इंदुलाल और उसके उन मित्रों ने मुझे सौंप दिया और भाई इंदुलाल ने उसमें काम करना भी स्वीकार कर लिया। इस मासिक को हमने साप्ताहिक कर लिया। इस बीच क्रॉनिकल सजीव हो गया, अतः यंग इंडिया फिर साप्ताहिक हो गया और मेरी सलाह पर उसे अहमदाबाद ले गए। 2 अखबारों के अलग अलग स्थानों में से चलने में खर्च ज्यादा आता था और मुझे कठिनाई अधिक होती थी। नवजीवन तो अहमदाबाद से ही निकलता था। ऐसे अखबारों के लिए खुद का छपा खाना होना चाहिए। इसका तो मुझे इंडियन ओपिनियन के मामले में ही अनुभव हो गया था। इसके अलावा यहाँ के उन समय के अखबारों के कानून भी ऐसे थे जो मुझे जो विचार प्रकट करने थे, उन्हें व्यापार दृष्टि से चलने वाले छापे खाने वाले छापने में हिचकते थे। यह भी अपना प्रेस का प्रबल कारण था और अहमदाबाद में ही सरलता से हो सकता था, इसलिए यंग इंडिया को अहमदाबाद ले गया। इन अखबारों के जरिए मैंने सत्याग्रह की शिक्षा जनता को यथाशक्ति देना आरंभ किया। पहले दोनों अखबारों की थोड़ी सी प्रतियां छपा करती थी,
सो बढ़ते बढ़ते 40,000 के आसपास पहुंच गई। नवजीवन के खरीदार एक बार की पढ़े, पर यंग इंडिया के धीरे धीरे बढ़े। मेरे जेल जाने के बाद इस ज्वार में भाटा आया और दोनों ही ग्राहकों की संख्या 8,000 से नीचे चली गई। इन अखबारों के विज्ञापन ना लेने का मेरा आग्रह आरंभ से ही था। मेरा विचार है कि इससे कोई हानि नहीं हुई और अखबारों की विचार स्वतंत्रता की रक्षा में इस प्रथा ने बहुत मदद की। इन अखबारों के द्वारा मैं शांति पा सका, क्योंकि यद्यपि तुरंत मैं सविनय कानून भंग का आरंभ न कर सका, पर मैं अपने विचार स्वतंत्रता से प्रकट कर सका। जो सलाह सुझाव के लिए मेरी तरफ देख रहे थे उन्हें आश्वासन दे सका, और मेरा ख्याल है कि दोनों अखबारों ने आड़े वक्त पर जनता की अच्छी सेवा की और फौजी कानून के अत्याचार को हल्का करने में हिस्सा लिया। तो ये हमने जो नवजीवन और यंग इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। इसमें कोई जो डेट्स वगैरह है उसके बारे में कोई विवरण नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, सिवाय इसके कि क्रॉनिकल बंद हो गया था और क्रॉनिकल के जो कर्ता धर्ता थे वो उमर सुबहानी और शंकर लाल बैंकर थे, और यंग इंडिया जो था पेपर उसको भी यही दोनों देखते थे। और जब क्रॉनिकल बंद हुआ कुछ टाइम के लिए, तो यंग इंडिया की जिम्मेवारी महात्मा गांधी जी ने ली, और यंग इंडिया जो था वो पहले हफ्ते में एक बार निकलता था, महात्मा गांधी के आने के बाद 2 बार निकलना स्टार्ट हुआ। तो महात्मा गांधी को अच्छा ये लगता था कि वो लोगों को सत्याग्रह के बारे में कैसे शिक्षा दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्रॉनिकल के बंद होने के बाद जो यंग इंडिया थे उसकी जिम्मेवारी ली। उसको वीक में पहले एक बार निकलता था, अब वो 2 बार निकालने लगे इसका। इसके बाद गुजरात में महात्मा गांधी के मित्र थे इंदुलाल याज्ञिक। तो इंदुलाल याज्ञिक जो थे उनका एक न्यूज़पेपर था जो मासिक निकलती थी, मैगजीन, और वो थी नवजीवन। और तो महात्मा गांधी की सलाह पर नवजीवन जो पत्रिका थी उसको मासिक के बजाय वीकली कर दिया गया, और यंग इंडिया जो पहले एक बार निकलता था वीक में अब 2 बार निकलने लग गया महात्मा गांधी जी की सलाह पर। तो कुछ समय बाद जो क्रॉनिकल जो मैगजीन थी वो फिर से सजीव हो गई, उस पर काम स्टार्ट हो गया। तो जो यंग इंडिया जो महात्मा गांधी की सलाह पर वीक में सप्ताह में 2 बार निकलना स्टार्ट हुआ था, फिर से सप्ताह में 1 बार उसको निकाल दिया गया। और जो यंग इंडिया थे, यंग इंडिया का इन्होंने जो कार्यालय था वो अहमदाबाद कर लिया कुछ सुगमता के लिए। और महात्मा गांधी बताते हैं कि नवजीवन जो था, जो मासिक पत्रिका थी, और महात्मा गांधी की सलाह पर साप्ताहिक हो गई थी। तो नवजीवन के जो प्रतियां थी वो पहले कम छपती थी, लेकिन धीरे धीरे 40,000 तक पहुंच गई। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नवजीवन के जो बिक्री थी उसमें तो इंस्टेंटली जो बढ़ाव आया, और यंग इंडिया जो थे उसके जो पढ़ने वाले धीरे धीरे बढ़े। और
महात्मा गांधी यंग इंडिया को अहमदाबाद ले गए थे और जब महात्मा गांधी जेल गए तो इन दोनों की जो संख्या थी, ग्राहकों की संख्या, वो फिर से कम हो गई, 8,000 के नीचे चली गई। तो महात्मा गांधी का ये रूल था कि कोई भी विज्ञापन इसमें ना छापे जाएं और उन्होंने इसी रूल पे वो अडिग रहे और उनके अनुसार से इसका जो मैगजीन थी उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो आज हमने ये पढ़ा क्रॉनिकल नवजीवन यंग इंडिया के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर से इन डेप्थ में कुछ और चीज़